वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर आप लोग देखे होंगे, इसके बारे में जानते भी होंगे। ये एक ऐसा मोटर है जो कि कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं करता है ना। कंटिन्यूअसली नॉर्मल मोटर्स की तरह ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट नहीं करता है। इसके मूवमेंट कैसे होते हैं? टक 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 इस टाइप का स्टेपर, मतलब स्टेप्स में। फॉर एग्जांपल क्लॉक में भी एक स्टेपर मोटर ही होता है। उसके अलावा अगर आप कभी कुछ प्रिंट आउट कराने के लिए गए होंगे प्रिंट कैफे में, तो कलर्ड प्रिंट आउट में जनरली, और इसमें भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी होता है स्टेपर मोटर, लेकिन कलर्ड प्रिंट आउट में जनरली आप देखेंगे कि जो पेपर जो निकलता है वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलता है। पहले थोड़ा निकलेगा, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर थोड़ा निकलेगा। या टाइपराइटर में भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। तो देयर ऑल्सो स्टेपर मोटर्स आर यूज्ड। तो ये दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जहां आप इसको देखते हैं। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस ढेर सारे हैं रोबोटिक्स में, जिसमें कि रोबोट के हैंड स्टेप्स में मूव करते हैं। फिर इसके अलावा आपको लेज़र ऑप्टिक्स में इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है। तो स्टेपर मोटर का बेसिकली यही वर्क है कि जहाँ पर भी हमको कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं चाहिए, मूवमेंट स्टेप्स में चाहिए, स्टेप्स में मूवमेंट चाहिए, वहाँ पे स्टेपर मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए जनरली टर्म से पहले हम आपको ये बताएं कि स्टेपर मोटर जो है वो बेसिकली मेनली दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है मोटर खुद का, जो मूविंग बॉडी है वो, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उसका ड्राइव सर्किट है ना। एक तो मोटर है, ये समझाएंगे भी हम आपको, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है। एक तो होता है मोटर खुद या उसका मूविंग पार्ट कहिए, ठीक है, और दूसरा होता है इसका ड्राइव सर्किट। ड्राइव सर्किट क्या होता है? देखिए मोटर जो स्टेप्स में जो मूव करता है ना, एक बार एक स्टेप घुमा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो हर बार जब भी हम लोग इसको एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या एक इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो ये मूव करेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पल्स देना, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इस मोटर को हम कंटिन्यूअस से सप्लाई देते हैं, नहीं, हम इसको पल्स में देते हैं, है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एंगल पे घुमाना है, हम इसको पल्स में सप्लाई देते हैं। वोल्टेज देंगे ये मूव करेगा, फिर वोल्टेज देंगे फिर मूव करेगा। तो हर पल्स के साथ इसका मूवमेंट होता है, ठीक है, हर पल्स के साथ इसका मूवमेंट होता है। तो एक तो होता है मूविंग पार्ट जो मूव करता है, और दूसरा होता है वो पार्ट जो कि इसको पल्स देता है। कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है कि स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, नहीं, आदमी वहां नहीं बैठा है। एक ड्राइव सर्किट है विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना। माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जिसमें कि हम लोग टाइम सेटिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, मतलब कि इसकी कितने एंगल पे घुमाना है, और दूसरा ये कि कितने कितने देर बाद उसमें पल्स जाना है, ठीक है, कितने कितने देर बाद उसमें पल्स जाना है। तो ये एक ड्राइव सर्किट का पूरा कमाल है। और ड्राइव सर्किट में इसके साथ कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, सॉलिड स्टेट स्विचेस भी कहते हैं इनको, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। आप सॉलिड स्टेट लिख लीजिए, ज़्यादा कॉमन वर्ड लोग यूज़ करते हैं। सॉलिड स्टेट स्विचेस मतलब ये आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में। सॉलिड स्टेट स्विचेस का यूज़ करते हैं जो कि एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में, दूसरे कनेक्शन से तीसरे कनेक्शन में सप्लाई देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमें इस तरह का स्विच, कोई भी हो, सिंबल तो यही है, हालांकि ये सॉलिड स्टेट स्विच है, ठीक है। तो ड्राइव सर्किट का क्या काम है कि ये पल्स देता है, ये ऑटोमेटिकली पल्स देता है, इसमें हमारा कोई ये नहीं है, बस उसमें सेटिंग करते हैं, बाकी ये खुद पल्स देता है, ठीक है। और ये जो सॉलिड स्टेट स्विच है ये एक सर्किट को क्लोज करेगा, फिर दूसरे जिसको पल्स देना होगा फिर उसका स्विच क्लोज होगा और दूसरा वाला ओपन होगा। किस तरह से, वी विल सी। तो ये दो चीजों का मिलके मेनली बना है ये मोटर, ड्राइव सर्किट, और आप कह सकते हैं तीसरा चीज सॉलिड स्टेट स्विच, क्योंकि सॉलिड स्टेट स्विच अलग चीज है। तो ये बेसिकली तीन चीजों से मिलकर के ये पूरा का पूरा स्टेपर मोटर बना है, जिसमें से कि आपको सिर्फ मोटर को पढ़ना है। बाकी ड्राइव सर्किट और ये स्विचेस जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर्स का पार्ट है। अगले सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, उसके बाद आप शायद इसको समझ पाए।
तो फिलहाल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका मोटर वाला पार्ट पढ़ना है कि आखिर ये कैसे घूमता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है इसको हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग ना सिर्फ कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते हैं बल्कि इंडस्ट्री में यूज होने वाले कई सारे इक्विपमेंट्स को भी पढ़ते हैं। ये जो स्टेपर मोटर है ये भी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, लोकल आपको कॉमर्शियली भी यूज होता है। ये एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ना। इसमें ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है जो कि चेक करता है कि हाँ हमने इसको 15-15 डिग्री पे घुमाना है तो 15 डिग्री घुमा कि उससे ज्यादा घूमे। कोई एरर टाइप का इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एरर डिटेक्टर है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप करेंगे वो उतना ही घूमेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक सर्किट ही कुछ ऐसा बन जाता है कि वो उतना ही घूमता है, देखेंगे हम। खैर, तो दिस इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है कि ये एक सिंक्रोनस ब्रशलेस मोटर है। सिंक्रोनस ब्रशलेस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है वो तो हम लोग देखेंगे मशीन में, बट ब्रशलेस मोटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई ब्रशेस का यूज नहीं है ना। देयर आर नो ब्रशेस। हालांकि इसमें डीसी सप्लाई देते हैं बट ब्रशेस का यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ डीसी टू एसी या एसी टू डीसी कन्वर्जन टाइप का होने वाला नहीं। या फिर आप ऐसे समझिए ब्रशेस का यूज क्यों करते हैं। ब्रशेस का यूज होता है कि या तो हमको सप्लाई किसी मूविंग पार्ट को सप्लाई देना हो तो ब्रश का यूज होता है, या किसी मूविंग पार्ट से सप्लाई लेना हो तो ब्रश का यूज होता है ना। लेकिन इसमें जो मूविंग पार्ट है जो कि आपका रोटर है उस पर कोई वाइंडिंग ही नहीं होती। वाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ स्टेटर पे होती है, रोटर पे कोई वाइंडिंग है, नो वाइंडिंग ऑन रोटर। ठीक है, रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए जो मूविंग पार्ट आपका रोटर है उस पर ना तो कोई सप्लाई हमको देना है और ना तो उससे कोई सप्लाई लेना है। इसलिए रोटर, इसलिए ब्रशलेस मोटर है। ठीक है, ब्रशलेस मोटर, देयर इज नो ब्रश रिक्वायर्ड। तो ब्रश रिक्वायर्ड नहीं है तो स्लिपरिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, स्लिपरिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेंटेनेंस की भी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और स्टेप्स में इसका मूवमेंट है कैसे हम लोग देखेंगे। तो इन बातों के बाद कुछ एक दो और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज होता है इस मोटर में, उसमें से एक है आपको स्टेप एंगल। स्टेप एंगल मतलब कि हर पल्स देने के साथ आपका रोटर कितने एंगल से मूव कर रहा है। ठीक है, हर बार जब हम पल्स दे रहे हैं तो ये कितने एंगल से मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज स्टेप एंगल। द एंगल बाय विच स्टेपर मोटर मूव्स whenever it receives a electric pulse। जब भी इसको एक इलेक्ट्रिक पल्स मिलता है तो जितने एंगल से मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्टेप एंगल। अब स्टेप एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है, एक्चुअली दो फार्मूला होते हैं, हम लोग दोनों को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए उसको लिखते हैं और समझते हैं। स्टेप एंगल आप तो समझ गए कि स्टेप एंगल होता क्या है, लेकिन इसका फार्मूला देखिए, ns माइनस nr अपॉन ns इंटू nr इंटू 360 डिग्री। यहाँ पे आप ns से सिंक्रोनस स्पीड मत समझिएगा, ठीक है, और nr से रोटर का स्पीड मत समझिएगा। ns क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, और nr क्या है? नंबर ऑफ रोटर पोल्स। सिंपल। तो ये एक्चुअली में बना के नहीं कैलकुलेट करते हैं स्टेप एंगल, है ना। ऐसा नहीं कि मशीन बना लिए उसके बाद फिर कैलकुलेट कर रहे हैं कितना स्टेपर एंगल है, ऐसा नहीं करते हैं। पहले हम लोग स्टेप एंगल जो चाहिए वो पता कर लेते हैं और उसके बाद फिर डिजाइनिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ns क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर पोल माइनस nr नंबर ऑफ रोटर पोल्स बाय ns इंटू nr इंटू 360 डिग्री। अब जैसे कि ये आपके सामने एक मोटर है वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप, इसमें आप देख करके बताइए कि कितना स्टेप एंगल है। मोटर के स्टेटर मतलब बाहर वाला पार्ट, रोटर मतलब अंदर वाला पार्ट। तो स्टेटर के पोल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ns इक्वल टू कितना है? 8। nr इक्वल टू कितना है? nr इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। nr इक्वल टू 6। तो अल्फा कितना होगा? अल्फा हो जाएगा 8 माइनस 6 बाई 8 इंटू 6 इंटू 360 डिग्री। ये आ जाएगा आपको
अच्छा 48, 24, 15 डिग्री, 360/24, 15 डिग्री, ठीक है। तो ये 15 डिग्री आएगा। मतलब कि जब भी हम लोग इस मोटर को एक इलेक्ट्रिक पल्स देंगे, जब भी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, कैसे इसमें होता है वो बताएंगे आपको, लेकिन ये मोटर, ये जो रोटर है, ये कितने एंगल से मूव करेगा? 15 डिग्री से मूव करेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वी विल सी, बट इट विल मूव बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक। एक फार्मूला तो हो गया। दूसरा एक और फार्मूला होता है अल्फा का, 360 डिग्री बाय ms इंटू nr, where ms इज नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस, ठीक है, और nr तो आपको पता है। अब नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस, तो आप कहेंगे कि ये तो डीसी सप्लाई है, इसमें तो फेज का कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेटर फेजेस क्या है? देखिए, नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस का मतलब ये है कि जैसे यहां पे आप देखिए, आप ये जो मशीन देख रहे हैं, इसमें अभी ये जो डीसी सप्लाई है, ये ए, देखिए कैसे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से आया, इसमें बाउंड हुआ, उसके बाद ये जो वायर है, यही वायर चला जाएगा ए डैश में, जो डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, ए का, ये ए जो आप पोल देख रहे हैं, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पोल है ए डैश, तो ये चला जाएगा ए डैश में, उसके बाद ये। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो रोटर 15 डिग्री अगर मूव करना होगा तो करेगा, ठीक। उसके बाद जब आपको फर्दर घुमाना है तो ए के बाद हम बी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए और ए डैश पर ही वाइंडिंग है, सब पे है। बी हम दिखाए नहीं है ड्यू टू बहुत खचपच हो जाएगा, हालांकि बी और बी डैश पे भी वैसा ही वाइंडिंग है जैसा ए और ए डैश पे। सिमिलरली सी और सी डैश पे भी वैसा ही वाइंडिंग है, सिमिलरली डी और डी डैश पे भी वैसा ही वाइंडिंग है, ठीक है। और होता क्या है कि जो ड्राइव सर्किट है ना, जैसे ही मोटर, मान लीजिए ए और ए डैश पे हम स्विच ऑन किए, ठीक है ना, ये 15 डिग्री घूम गया, ठीक है। जैसे ही ये 15 डिग्री घूम गया, तुरंत ये सप्लाई ए और ए डैश के स्विच को ऑफ करके बी और बी डैश वाले स्विच को ऑन करवा देगा, फिर 15 डिग्री घूमेगा। जैसे ही 15 डिग्री घूमेगा, फिर बी बी डैश वाला स्विच ऑफ हो जाएगा, सी सी डैश वाला ऑन हो जाएगा, सिमिलरली डी डी डैश, फिर ए ए डैश, है ना, समझ रहे? तो या ए डैश, या फिर अगर और है तो ए डैश ए भी हो सकता है, वो देखते हैं हम। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से पहले ए डैश को सप्लाई दिया, फिर बी बी डैश, फिर सी सी डैश, फिर डी डी डैश, इस तरह से करने से क्या होता है कि रोटर का मूवमेंट जो आपका स्टेप्स में होता है, और ये जो स्विच को ऑन करना ऑफ करना, ये सब ड्राइव सर्किट का काम। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस, तो यहां पे एक सेट बन रहा है ए का, है ना, एक बन रहा है बी का, एक सी का, फिर डी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो ये 4 सप्लाई देने के 4 हमारे पास वाइंडिंग्स हैं, कनेक्शंस हैं, 4 कनेक्शंस है ना सप्लाई देने के, ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, डी डी डैश। तो ये कहलाते हैं फेजेस, कि आप इलेक्ट्रिक पल्स जो दे रहे हैं, आपके पास कितनी वाइंडिंग्स हैं, कितने वाइंडिंग को आप इलेक्ट्रिक पल्स दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 4 वाइंडिंग को इलेक्ट्रिक पल्स दे रहे हैं, एक ए डैश को दे रहे हैं, एक बी बी डैश को दे रहे हैं, एक सी सी डैश को दे रहे हैं, एक डी डी डैश को दे रहे हैं। तो हम लोग 4 वाइंडिंग्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितना होगा? 4 होगा। अगला जब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट रिलक्टेंस मोटर, तो उसमें आप देखिएगा कि हम लोग एक्चुअली में 2 वाइंडिंग को ही सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो 2 वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो वहां पर ms की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे 4 को देते हैं, आपको 3 भी मिलेगा। एक चीज और हम आपको बताना इसमें भूल गए कि स्टेप एंगल जो है ना, स्टेप एंगल आप ये कीजिएगा कि 0.72 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के स्टेप एंगल वाले स्टेपर मोटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 0.72 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर हम लोग इस फार्मूला से इस स्टेपर मोटर का एंगल निकालें तो 360 डिग्री बाई ms मैंने आपको इसके लिए कितना बनाया? 4, क्योंकि 4 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो 4 इंटू nr कितना है? 6, तो 360/4 इंटू 6 24, तो 360/24 फिर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो दोनों ही फार्मूला सही है और दोनों ही फार्मूला से एंगल आपका सेम आएगा, इससे भी उतना ही आएगा, इससे भी उतना ही आएगा, ठीक है। दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और टर्म जो कि जनरली यूज करते हैं लोग, वो है रेजोल्यूशन।
रेजोल्यूशन क्या है, सिंपल देखिए, नंबर ऑफ स्टेप्स बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मोटर, ठीक है। मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना स्टेप घूमा, एक रेवोल्यूशन में कितना स्टेप घूमा। अब जैसे आप इस मोटर को देख लीजिए, ये रोटर है, ठीक है ना, इसका 15-15 डिग्री पे इसको घूमना है, ठीक है। तो अभी जिस पोजीशन पर है 15 डिग्री मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये यहां आ जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, तो ये दोबारा इस पोजीशन तक आने में कितना स्टेप घूमा, एक रेवोल्यूशन में कितना स्टेप लिया, तो ये कितना लेगा, 24 स्टेप लेगा। 1 2 3 4 आप गिनेंगे, 360/15 कर दीजिए ना, सीधे कितना, 24 स्टेप लेगा। तो इसका रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी दे देता है कि आपको NSNR दे देगा, रेजोल्यूशन और अल्फा दोनों पूछेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कैसे निकालना है। एक रेवोल्यूशन में कितना स्टेप घूमा वो क्या है, रेजोल्यूशन, और एक पल्स देने पर कितना एंगल घूमा वो क्या है, स्टेप एंगल। रेजोल्यूशन जैसे इसमें 24 है, ठीक है, जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना उतना ही क्या होगा, स्टेप एंगल कम होगा। एक बात, जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही स्टेप एंगल कम होगा। और दूसरी एक और चीज इसमें कहता है कि जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट पोजीशनिंग होगी, जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही एक्यूरेट पोजीशनिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन अगर रहता 4, रेजोल्यूशन अगर 4 है तो इसका मतलब मोटर 90-90 डिग्री घूम रहा है ना। तो रेजोल्यूशन अगर कम है तो क्या होगा कि ये घूम के 90 पे जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जैक्टली 90 पे ना हो, 90 से थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा कम हो, क्योंकि जब आप बड़ा एंगल देते हैं 90 डिग्री घूमना है तो ये मूव करेगा, तो मूव करने के क्रम में कुछ स्पीड पकड़ लेगा, तो स्पीड पकड़ने के क्रम में ये हो सकता है आगे चला जाए या पीछे रह जाए, इस तरह से। तो जब ज्यादा एंगल ऑफ मूवमेंट होता है तो एक्यूरेट पोजीशनिंग का एक प्रॉब्लम आता है। अब जब मान लीजिए 15 डिग्री घूमना है, ये चला नहीं कि बंद हो गया है ना, चला नहीं कि रुकना है, तो इट विल नॉट गेट सो मच स्पीड दैट इट गो अहेड, आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट पोजीशनिंग होगी, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका रेजोल्यूशन होगा, मोर इज द रेजोल्यूशन, मोर इज द एक्यूरेट पोजीशनिंग एंड लेस इज द स्टेप एंगल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसमें समझना था। इसके अलावा जो स्टेपर मोटर है 3 टाइप के होते हैं, एक है वेरिएबल रिलक्टेंस जिसका फिगर हम बनाए हुए हैं, दूसरा है परमानेंट मैग्नेट टाइप PMSM, और तीसरा है हाइब्रिड टाइप स्टेपर मोटर। 3 टाइप के हैं जिसमें से कि आपको 2 टाइप पढ़ना है, वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप एंड परमानेंट मैग्नेट टाइप, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर। सबसे पहला जो स्टेपर मोटर हम लोग को देखना है वो है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर देखिए सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड भी ये होता है क्योंकि ये जो है बहुत छोटे से छोटे एंगल को भी दे पाता है। और एक चीज और होती है, एक टर्म और जो मिस हो गया, स्टेप रेट, है ना। स्टेप रेट का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में कितने स्टेप्स आप दे रहे हैं, या आप ऐसे कहिए कि 1 सेकेंड में कितने पल्स आप सप्लाई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जितने पल्स होंगे उतना स्टेप होगा। तो इन वेरिएबल रिलक्टेंस का जो स्टेप रेट है इट कैन बी एज हाई एज 1200 पल्स पर सेकेंड, समझ रहे हैं, 1200 पल्स पर सेकेंड। तो इतना फास्ट, मतलब इतना फास्ट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि डिस्क्रीट है, लगेगा कि ये तो ऐसा है, मतलब कंटिन्यूअस है, बट इट इज डिस्क्रीट। तो इतना हाई स्टेप रेट भी इससे हम लोगों को मिलता है वेरिएबल रिलक्टेंस से। परमानेंट मैग्नेट में 300 तक ही मिल पाता है और उसमें एंगल भी 30 to 90 हो पाता है, लेकिन जो क्योंकि उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जो वेरिएबल रिलक्टेंस है वो आपका 1200 पल्स तक दे सकता है। और जो 0.72 डिग्री से जो मैंने 90 डिग्री तक कहा था उस सभी एंगल में ये आपको स्टेप एंगल दे सकता है, ठीक। अब इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की, इसको आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल रिलक्टेंस मोटर की जैसी है, हैवी रिलक्टेंस मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जो आप लोग जानते भी हैं
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चाहती हैं एक ऐसे रास्ते से जाना जिसका रिलक्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रास्ते से पास करना चाहती हैं जिसका रिलक्टेंस मिनिमम हो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को शॉर्टेन करना चाहती है, मतलब दे ट्राई टू मेक देयर पाथ एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा से छोटा पाथ हो, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। और इसको करने के लिए अगर उनको किसी मैग्नेटिक बॉडी पे फोर्स भी लगाना पड़े तो वो फोर्स भी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ, ये मैंने एक परमानेंट मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच इज अ वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, फेरोमैग्नेटिक, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। होगा क्या कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे इन करेगा, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा इसके थ्रू होते हुए, ठीक है। अब ये होते हुए तो जा रहा है, लेकिन देखिए कि जो रिलक्टेंस, ये अभी इसका मिनिमम रिलक्टेंस पाथ नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखिए यहां पे एयर गैप है, यहां पर भी एयर गैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्राइज टू मूव थ्रू मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। तो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ पे जाने के लिए ये मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे एक फोर्स लगेगा। अच्छा, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ कब होगा, अगर आप इसी चीज को इस तरह से देखिए, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे ना होकर के अगर ऐसे रहे, तो इस केस में एयर गैप सिर्फ, ये तो मैंने फिर भी गैप आपको ज्यादा कर दिया, आपको पता ही है कि एयर गैप काफी कम होता है, तो फिर भी जो मैग्नेटिक लाइंस यहां से जो पास करेगा इस पोजीशन में रिलक्टेंस विल बी मिनिमम इन कंपैरिजन टू दिस पोजीशन। इस पोजीशन में जो आप रिलक्टेंस देख रहे हैं, यहाँ एयर गैप है दोनों तरफ है, और यहां पे एयर गैप बहुत कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसी होती है कि अगर ये मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है एंड इफ इट इज फ्री टू मूव करने के लिए अगर फ्री, तो इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन दिस मटेरियल सो दैट द पाथ बिकम मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। ये इस मटेरियल पर एक फोर्स लगा सकता है ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ बन जाए मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ बन जाए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर, जो कि हम लोग यहां पर भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना मिनिमम रिलक्टेंस पाथ बनाने के लिए किसी मटेरियल पे फोर्स भी लगा सकता है। तो ये जो है क्या करेगा, अगर इस फेरोमैग्नेटिक को इस पोजीशन पे लाने के लिए ये इस पे एक फोर्स लगाएगा इस तरह से, ताकि ये घूम के यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये घूम के यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाए। आप इसको अगर फिर से हाथ से अगर यहाँ भी कर देंगे तो भी फिर ये घूम के यहीं आ जाएगा, जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि वहां पर भी मैग्नेटिक अर्थ जो है उसके मैग्नेटिक के कारण वो होता है। तो यही प्रॉपर्टी जो रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। देखिए क्या होता है, सबसे पहले सपोज कि ड्राइव सर्किट ने सबसे पहले इस ए और ए डैश वाले सर्किट को एक्साइट किया, इसको ऑन किया, क्या होगा, यहां से डीसी सप्लाई है, यहां से बैटरी से करंट आएगी इधर, और ए ये वायर ए पोल को इनसर्किल किए हुए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कुछ इस तरफ, यू कैन सी इन दिस, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस रोटर से होते हुए, और फिर देखिए यहां से वाइंडिंग कहां आया, ए डैश में, और ए डैश में ऊपर से, मतलब ये अंदर, मतलब ये यहां पे बनेगा नॉर्थ और ये यहां पे बनेगा साउथ। उसके बाद आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को इक्वली बांट लेता है, यहां से ऐसे आएगा इधर, फिर ये इधर रिटर्न और फिर ये इधर रिटर्न। अब देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा स्ट्रेट नीचे की तरफ है, तो ये जो 1 नंबर और 4 नंबर के जो आपके पोल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक के जो पोल्स हैं, ये
बिल्कुल फील्ड लाइन के साथ अलाइन है, तो ये मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन पे ऑलरेडी है, इट विल नॉट मूव, अब ये नहीं मूव करेगा। जैसे कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर ऑलरेडी इस पोजीशन पर है तो क्यों मूव करेगा, दिस इज द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, अब है ना, तो ये नहीं मूव करेगा। उसी तरह से यहां पर ये ऑलरेडी इस पोजीशन में है, ये इट विल नॉट मूव, ऐसे ही रहेगा। अब अगर आप उसके बाद स्विच यहां से हट करके अब ये लगेगा बी पे, ए के बाद सपोज बी पे, तो जैसे ही बी पर आएगा, जिस तरह से ए ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया वैसे ही बी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे बी डैश पे साउथ। अब देखिए कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस 315 डिग्री के एक्सिस के अलोंग है, 135 और 315 के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को इस फील्ड लाइन के अलोंग करना चाहेगा, तो क्या होगा, ये जो 6 नंबर का प्लॉट पोल देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ये अगर 15 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाए, है ना, ये अभी रिलक्टेंस काफी ज्यादा एयर है, जब ये मूव करके यहां आ जाएगा तो रिलक्टेंस मिनिमम रिलक्टेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर एयर गैप इतना है, ये मूव करके जब यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा तो एयर गैप का वैल्यू कुछ कम जाएगा। तो होगा क्या कि इस प्रिंसिपल के अनुसार ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्लॉकवाइज मूव करेगा, कितना, ये 300 315, जब ये यहां आ जाएगा तो इस फील्ड के अलोंग हो जाएगा, तो ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली ये जो 3 नंबर है ये 120 डिग्री से 15 डिग्री इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये मूव कर गया 15 डिग्री, उसके बाद बी से हट करके सप्लाई किस पर आएगी, सी पे, सी पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा तो अब इसके अलोंग आना है, तो अब कौन आएगा, 5 नंबर जो है, जब यहाँ पे 15 डिग्री मूव कर गया होगा तो 5 नंबर 240 से बढ़ करके 255 पे आ गया होगा, ठीक। अब जब सी को हम एक्साइट करेंगे तो ये 255 से 15 डिग्री और शिफ्ट करके 270 पे आ जाएगा। फिर जब हम डी को एक्साइट करेंगे, जब ये यहां पर आ गया उसके बाद डी को एक्साइट करेंगे, वेयर इज डी, हियर, यहाँ पे, तब डी आएगा तो क्या होगा, 2 स्टेप हो चुका है, तो 4 नंबर पोल जो है 180 से 195, 195 से 210 पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा, ये 4 नंबर 15 डिग्री शिफ्ट करके 225 पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, ये यहां पे पहुंच गया। अब फिर से आपको, फिर अगर हम वापस डी के बाद अगर हम वापस एक को फिर से अगर करें तो क्या होगा, देखिए 6 नंबर जो है 3 स्टेप में काम हो गया। 6 नंबर पहले स्टेप में जब हमने बी को एक्साइट किया तो 6 नंबर 315 पे आ गया। दूसरे स्टेप में जब सी को किए तो ये 215 से 330 पर आ गया होगा, 315 से 330 पर आ गया। फिर जब हम डी को एक्साइट किए तो 315 से 345 पर आ गया होगा। फिर जब हम ए को स्ट्राइक करेंगे तब, मतलब ए का स्विच ऑन करेंगे तब ये 345 से 360 पे आकर के फिर से मिनिमम रिलक्टेंस बना दे। तो इस तरह से जब हमारा सीक्वेंस ए बी सी डी होगा, है ना, तो 15-15 डिग्री का ये मूवमेंट चलता रहेगा, है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। हम ये स्विचिंग कर रहे हैं इस तरफ से और हमारा मूवमेंट हो रहा है इस तरफ। अगर आपको इसका रिवर्स डायरेक्शन चाहिए, मतलब अभी रोटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, अगर आपको इसका रिवर्स डायरेक्शन चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि ये क्लॉकवाइज ना मूव करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, तो आप अपने स्विचिंग सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए। आप ए बी सी डी कर रहे हैं ना, आप ए डी सी बी करके देखिए जरा क्या होता है, हमको भी आइडिया नहीं, करके देखते हैं। तो ए को करेंगे तब तो यहीं पर है, अगर हम उसके बाद डी को करें, डी को, है ना, तो डी को करेंगे तो क्या होगा, ये जो 5 नंबर है ये यहां शिफ्ट होगा। तो अभी क्या हो रहा था, अभी ए बी सी डी में क्या हो रहा था कि हम ए बी को कर रहे थे तो ये 6 नंबर यहां आ रहा था, तो ये क्लॉकवाइज, है ना, ए बी सी डी कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, ये ऐसे मूव कर रहा था क्लॉकवाइज। जब हम डी को करेंगे तो क्या होगा, डी को करेंगे तो 5 नंबर इधर आ जाएगा, तो 5 नंबर इधर जाएगा तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगर आप सी को करेंगे, सी को करेंगे तो देखिए एक स्टेप में 300 से 285 पर आएगा 6, फिर अगले स्टेप में 285 से 270 पे आ जाएगा। तो अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे ADCBA,
ADCBA, तो आपका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बाय द चेंज ऑफ स्विचिंग सीक्वेंस यू कैन चेंज द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटर। ओके, तो बेसिकली वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं।